लोगों का स्वागत है। आज हम आप कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में इस यहाँ से क्वेश्चन पूछी गई है, जिसमें रेलवे है, एसएससी है, बैंक है। इसके अपेक्षा मैट्रिक इंटर के जो एग्ज़ाम देखते हैं यहाँ पे जो है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। वही क्वेश्चन पे आज हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है, एक जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि जो एस्ट्रॉयड जो देखते हैं वह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में जो है कि आपको बुध और शुक्र, बी में जो मंगल और बृहस्पति, सी में जो है बृहस्पति और शनि, डी में जो है वरुण और शनि, यानी वरुण को जो नेपच्यून कहते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो देखते हैं छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते रहती है, जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा कि आपको बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व एप्सिलॉन संबंधित है, यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व एप्सिलॉन जो संबंधित है वह किससे है। तो ए में जो है कि यह बृहस्पति के उपग्रह है, यानी बृहस्पति जो ग्रह है उसका उपग्रह है। अरुण जो ग्रह है उसका वलय है, यानी रिंग है। सी में जो है यह शनि के ग्रह जो है उसका रिंग है। डी में जो है यह उल्का पिंड का नाम है। तो देखिए, यह सही आंसर जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन जो है वह आपको अरुण ग्रह जो है उसका रिंग का नाम है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो ऑप्शन ए में जो है 1953, ऑप्शन बी में जो है 1963, सी में 1971 और डी में जो है 1969। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है कि डी होगा। 1969 में मानव जो है प्रथम बार चंद्रमा के ऊपर अपना कदम रखा था, जो कि रशियन मानव था। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकता है, क्या कारण है। यानी चंद्रमा के ऊपर जब अगर हम बोलते हैं तो वह आवाज़ अगर सुनाई नहीं पड़ती है, तो इसका क्या कारण है। तो इसका क्या कारण है। तो देखिए कि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देता है। बी में जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सी में जो है चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। और डी में जो है कि वह चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण जो होता है कि जो एक आदमी बोलता है उस आवाज़ को दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता है, यानी वायुमंडलीय अभाव के कारण। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो, यानी कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा के ऊपर अगर ले जाते हैं तो उसके भार में क्या होता है। उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो देखिए कि जब कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी के ऊपर जो है उस वस्तु को लेकर चंद्रमा के ऊपर जाते हैं तो उसके भार में ह्रास होता है, यानी भार में ह्रास होगी, घटेगी। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि चंद्रमा के सरफेस पे वायुमंडलीय अभाव के कारण उसके भार में ह्रास होती है। तो सही आंसर इसका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका है। तो ए में जो है मंगल का, बी जो है शुक्र का, सी बृहस्पति का और डी शनि का। तो देखिए, टाइटन जो है उपग्रह है वह शनि का उपग्रह है, यानी शनि का उपग्रह टाइटन है, यानी इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह कौन सा है। तो ए में जो बृहस्पति, बी में मंगल, सी में शनि
और डी में जो है शुक्र है। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है प्राकृतिक रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के पृथ्वी से दूरी है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो 384,000 किमी, 300 किमी, 300,000 किमी, 446,000 किमी, 350,000 किमी। तो देखिए इसका सही आंसर जो है 384,000 किमी, जिसको 3,84,000 किलोमीटर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेल बॉप किसका नाम है, यानी हेल बॉप जो है वह किसका नाम है। तो ए में जो है पुच्छल तारा, बी में जो कार्टून चरित्र, सी में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, डी में जो है एक खिलौना है। तो हेल बॉप जो है वह पुच्छल तारा को कहा जाता है हेल बॉप। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो है कि 10 देख रहे हैं कि शुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, यानी शुमेकर लेबी 9 जो धूमकेतु ग्रह है वह किससे टकराया था। तो देखिए कि इसका है कि ए में जो है प्लूटो है, बी में मंगल है, सी में बृहस्पति है, डी में शनि है। तो शुमेकर लेबी जो है 9 वह बृहस्पति से टकराया था, यानी बृहस्पति ग्रह से टकराया था। तो इसका सही आंसर सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, उल्का यानी तीव्र गति से चलने वाला, उल्का क्या है। तो तीव्र गति से चलने वाला तारा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई द्रव्य के अंश, तारामंडल का भाग, पूछ विहीन धूमकेतु। तो देखिए उल्का जो है कि वह बाह्य अंतरिक्ष जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो धूलकण और डस्ट जो देखते हैं द्रव्य जो प्रवेश करती है उसी को उल्का कहते हैं, यानी मेटोर कहते हैं, मेटियोर कहते हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ए में जो है जयपुर गुलाबी नगर, बी में उज्जैन महाकाल का नगर, सी कोलकाता आनंद का नगर, डी जैसलमेर झीलों का नगर। तो देखिए इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि उदयपुर को झीलों का नगर कहा गया है। तो यानी कि जो यह कौन होगा जो नहीं है, तो यानी उदयपुर को झीलों का नगर कहा गया है। तो यानी इसका सही आंसर डी, यानी सम्मिलित नहीं है डी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में, पोखरण राजस्थान में। तो देखिए इसका सही आंसर सी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटका में नहीं है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर जो है कि सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जिस पर मैंटल की परत टिकी हुई है क्या कहलाती है। यानी पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत जो है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए में जो है कोर, बी में जो है ऊपरी परत, सी में आंतरिक परत, डी में गर्भास्थल। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा कि ए होगा, यानी उसको कोर कहते हैं, यानी पृथ्वी के जो आंतरिक परत होती है उसको कोर कहा जाता है, यानी सही आंसर इसका ए होगा। तो चलिए अगला देखिए, पृथ्वी की जो देख रहे हैं पृथ्वी की परतों में पाए जाने वाले तत्वों का उपलब्धता के अनुसार सही क्रम, यानी पृथ्वी की तत्व जो देखते हैं कि जो तत्व है उसमें जो उपलब्धता के अनुसार उसका क्रम क्या है। तो ए में जो है सिलिकॉन एल्युमिनियम ऑक्सीजन, बी में जो है ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम, डी में जो है कि सी में जो है ऑक्सीजन एल्युमिनियम सिलिकॉन, डी में जो है एल्युमिनियम सिलिकॉन ऑक्सीजन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी इसका सही आंसर बी होगा। यानी पृथ्वी में जो तत्व है वो क्रम के अनुसार देखेंगे तो सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा है, तब सिलिकॉन है, तब एल्युमिनियम है, यानी सही आंसर इसका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको व तिब्बत के पठार किसका उदाहरण है। तो देखिए कि ये में जो है ग्रीपर यानी पेडमोंट प्लेट्यू,
बी में जो है महाद्वीपीय पठार यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। सी में जो है अंतरा पर्वतीय पठार यानी इंटर माउंटेन प्लेट्यू। डी में जो है गुंबदाकार पठार। तो देखिए जो देख रहे हैं कि मैक्सिको और तिब्बत का पठार जो है वह इंटर माउंटेन प्लेट्यू है यानी अंतरा पर्वतीय पठार है। इसका सही आंसर जो होगा कि वो आपका सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुंबदाकार पठार यानी डोम शेप प्लेट्यू उदाहरण है अमेरिका का ओजार्क पठार, भारत का छोटा नागपुर का पठार। बी में जो देखिए सी में जो है ए और बी दोनों सही है। डी में जो है कि न ए सही है न बी सही है। तो देखिए इसका सही आंसर सी होगा, ए और बी दोनों सही है यानी अमेरिका का ओजार्क पठार जो देखते हैं और भारत का छोटा नागपुर पठार जो है दोनों गुंबदाकार पठार है। तो इसका सही आंसर सी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैदानों का मानव जीवन में महत्व है क्यों। तो पहला जो है कि ए में जो आंसर कर रहा है कि मैदानी क्षेत्र कृषि व सिंचाई सुविधा के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। बी में जो है कि देख रहे हैं कि मैदानों में सघन आबादी बसाव रहता है जिसके कारण वहाँ जो उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ते श्रमिक मिलते हैं। आप सी में देखिए मैदानी क्षेत्र में परिवहन साधन को विकसित करने के लिए जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग को विकसित किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। और आंसर डी में जो है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सभी आंसर सही होगा यानी मैदानी क्षेत्र जो होता है सिंचाई के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम होती है। मैदानी क्षेत्र में सघन आबाद पाई जाने के कारण जो है बसाव होने के कारण वहाँ सस्ता मजदूर मिलती है जिसके कारण वहाँ उद्योग धंधा स्थापित की जाती है। सी में देखिए कि परिवहन साधन जो होते हैं कि उसकी जो नेटवर्क जो देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र में ही अधिक होती है, रेलवे का हो चाहे सड़क मार्ग है, वायु मार्ग सबकी विकसित अवस्था में पाई जाती है। तो यह तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो होगा कि डी होगा यानी उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय चट्टानों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यानी आग्नेय चट्टान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए में देखिए इन चट्टानों में मैग्मा के ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी होती है इसलिए रबे के कण पूर्णतः निर्मित बड़े आकार के हो जाते हैं। बी में जो कहा जा रहा है वह क्या है, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इन चट्टानों में परते व जीवाश्म पाए जाते हैं। और डी में जो है इन चट्टानों से अक्षय से प्राप्त काली मिट्टी की प्राप्ति होती है। तो देखिए आग्नेय चट्टान जो होती है वह मैग्मा के ठंडा होने से जो होता है कि उसकी निर्माण होती है। तो ए भी सही है। बी जो कहता है ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है यानी ग्रेनाइट जो देखते हैं कि क्या है कि अग्नेय चट्टान से ही निर्मित होती है। सी में जो है कि इन चट्टानों में परते व जीवाश्म पाए जाते हैं, यह गलत है। आग्नेय चट्टान में जो है फॉसिल्स का अभाव होता है यानी जीव जंतु के जो अवशिष्ट होते हैं उसका अभाव होता है। और उसमें क्या होता है चट्टान में परत का भी अभाव यानी लेयर का भी अभाव होता है। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। और या डी जो देख रहा है कि चट्टान के अक्षय से जो मिट्टी की उत्पत्ति होती है वह काली मिट्टी होती है जो उपजाऊ होती है। जो कॉटन के जो खेती देखते हैं कि वह काली मिट्टी पे ही की जाती है। तो इसका सही आंसर सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है शैल चक्र क्या है, यानी शैलों के संगठित व सघन होने की प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। बी में सी में जो है कि ए और बी दोनों सही है और डी में न ए सही है न बी सही है। तो देखिए यह इसका सही आंसर जो होता है शैल चक्र उसको कहते हैं जब पुरानी शैल जो होती है वह परिवर्तित होकर जब नई शैल में रूप परिवर्तन कर लेती है तो उसी को शैल चक्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों के अगला क्वेश्चन देखिए चट्टानों के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए यानी चयन कीजिए, यानी चट्टान के संबंध में है।
तो चट्टानों की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है, तो यह सत्य है। चट्टानें ही पृथ्वी के ठोस स्थल मंड के अधिकांश भाग को निर्माण करती है। जो पृथ्वी का ठोस स्थल भाग है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका चट्टान ही अदा करती है। सी में देखिए, चट्टानों में शामिल प्रमुख खनिज है ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट, तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर जो है कि तीनों सही है, तो इसलिए उपयुक्त सभी, यानी इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवसादी चट्टान के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, यानी अवसादी चट्टान के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए में चट्टानों में परतें व जीवाश्म पाए जाते हैं। बी, इन चट्टानों के बीच परतों के बीच सूक्ष्म समुद्री जीवों के सड़ने से खनिज तेल प्राकृतिक गैस व कोयले बनते हैं। अब सी में देखिए कि कहता है भूपर पट्टी के लगभग 75% भागों पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और डी में जो देखिए कि उपयुक्त में से सभी, तो देखिए कि जो अवसादी चट्टान होता है वह फॉसिल्स युक्त होता है, यानी वहां फॉसिल्स पाई जाती है, तो यह भी सही है। अवसादी चट्टान में जो देखते हैं कि समुद्री जीव जो होती है जब उसमें सड़ गल जाता है तो उससे केमिकल रिएक्शन होकर जो होता है कि उससे पेट्रोलियम रिसोर्स और गैस की उत्पत्ति होती है, और जो लकड़ी उकड़ी जब सड़ती है तो वह कोयला बनती है, यह भी सही है। ऊपर पट्टी का जो देखते हैं कि 75% हिस्सा जो देखते हैं वह ऊपर वाली लेयर जो भूपर पट्टी का है वह अवसादी चट्टान से ही निर्मित है, यानी छाया हुआ है, तो यह तीनों सही है। इसलिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में तो सभी, यानी डी सही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी रेसिड्यूशियल पर्वत जो है अवशिष्ट माउंटेन जो देखते हैं वह कौन सा है। तो ए में कहता है राजमहल की पहाड़ी, बी में आरावली, सी है जो है विंध्याचल, और डी में उपयुक्त में से सभी। तो देखिए अवशिष्ट माउंटेन के रूप में जो है वह आपका तीनों है। अवशिष्ट माउंटेन उसको कहते हैं जब कोई पर्वत कट छट के जो अवशिष्ट बच जाती है उसी को अवशिष्ट माउंटेन कहते हैं। तो जैसे राजमहल की पहाड़ी भी उसी प्रकार से है, आरावली की पहाड़ी भी और विंध्याचल की पहाड़ी भी। तो यह सभी जो है कि अवशिष्ट पर्वत है, तो उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, कहता है पृथ्वी के धरातल में किसका सर्वाधिक विस्तार मिलता है, यानी पृथ्वी के सरफेस जो देख रहे हैं उस पर सबसे अधिक फैला हुआ कौन सा है। पर्वत है ए में, बी में पाठार है, सी में मैदान है, डी में चट्टान है। तो देखिए पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो धरातल के ऊपर देते हैं सबसे अधिक एरिया जो है वह मैदान का है, यानी मैदानी क्षेत्र जो है 48 पॉइंट, यानी कह सकते हैं कि आधा हिस्सा जो पूरे पृथ्वी का है लगभग आधा हिस्सा जो है मैदानी क्षेत्र से ढका है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला देखिए, रॉकी पर्वत श्रेणी का विस्तार किस महाद्वीप में है। तो रॉकी पर्वत देखते हैं उत्तरी अमेरिका, बी में एशिया, सी में इनमें से कोई नहीं, डी में जो है कि दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा कि रॉकी पर्वत जो है कि उत्तरी अमेरिका का है, तो इसका सही आंसर ए होगा। एंडीज पर्वत देखते हैं दक्षिणी अमेरिका का है, एटलस पर्वत जो देखते हैं अफ्रीका का है, हिमालय पर्वत एशिया का है, आल्प्स जो है वह आपको यूरोप का है। तो यह सभी फोल्डेड माउंटेन है, तो आपने देखा तो रॉकी पर्वत कहाँ के, उत्तरी अमेरिका का है, तो सही आंसर इसका ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, कहता है कोर निर्मित, यानी पृथ्वी का कोर जो है उसकी निर्माण कैसे होती है। Fe यानी जिसको आयरन कहते हैं, बी में जो है Ni यानी नीफे, सी जो है ए और बी दोनों सही है, डी जो है न ए सही है न बी सही है। तो देखिए इसका सही आंसर सी होगा, यानी पृथ्वी का कोर जो है कि वह आयरन और नीफे से निर्मित है, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि दुर्बलतम मंडल यानी स्टेनोस्फेयर स्थित होती है। ए में जो है कि कोर में, बी जो है कि मेंटल में, सी जो है क्रस्ट में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दुर्बलतम जो मंडल देखते हैं, दुर्बल मंडल,
उच्चतम मंडल जो है यानी स्ट्रेटोस्फीयर जो है वह कहाँ पे है, तो मेंटल में है। तो इसका सही आंसर बी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सह चट्टानें जीवाश्म फॉसिल प्रधान होते हैं, यानी जो चट्टान दी गई है उसमें से कौन सा चट्टान जो है फॉसिल्स प्रधान है यानी जीवाश्म पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में आग्नेय चट्टान, बी में अवसादी चट्टान, सी में ए और बी दोनों सही है, डी जो है कायांतरित चट्टान है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा कि वह अवसादी चट्टान होगी। अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाई जाती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी चट्टानें कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारक होते हैं। यानी जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो देखते हैं किस प्रकार की चट्टानें में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में आग्नेय चट्टान, बी में कायांतरित चट्टान, सी में अवसादी चट्टान, डी में उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी अवसादी चट्टान जो होती है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो होता है बृहद पैमाने पे पाई जाती है। तो इसका सही आंसर सी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां कौन सी है, यानी निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं। तो ए में जो है पर्वत श्रेणियां, बी में जो है महाद्वीप व महासागरों के नितल, सी में बृहत मैदान, डी में पाठार है। तो देखिए प्रथम श्रेणी की जो स्थलाकृतियां हैं वह पर्वत और जो देखते हैं महाद्वीप और महासागर जो है वह प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां है। तो इसकी सही आंसर बी होगी। अगर दूसरी श्रेणी की स्थलाकृतियां पूछी जाएगी तो पर्वत, पाठार, मैदान अथवा समुद्र के सरफेस में जो नीतल पे जो देखते हैं जो स्थलाकृति होती है तो वह सभी स्थलाकृतियां जो होती है वह सेकेंड श्रेणी की स्थलाकृति होती है। थर्ड में जो आती है जब इरोजनल सरफेस यानी कि अपर्दन या निक्षेप से जो स्थलाकृति का निर्माण होती है तो वह थर्ड यानी कि तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियां कहलाती है। क्लियर। तो यह देखिए कि इसमें पूछा गया प्रथम श्रेणी का, तो महाद्वीप और महासागर जो है प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं, यानी इसका सही आंसर बी होगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक पर्वत या विवर्तनिक पर्वतों का निर्माण होता है, यानी मौलिक पर्वत या विवर्तनिक पर्वत का निर्माण होती है विभिन्न प्रकार की भू हलचलों से, जैसे दबाव, तनाव व उभार आदि से, दो प्लेटों के समीप आने से, भारी प्लेट के हल्के प्लेट के नीचे धंसने से, और डी में जो है उपयुक्त में से सभी। तो मौलिक पर्वत जो है यानी विवर्तनिक, तो यह विभिन्न प्रकार की भू हलचलों के कारण जो दबाव और तनाव का जो ओरिजिन होती है उससे जो होती है मौलिक पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि आपको ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सियरा नेवादा पर्वत, सियरा नेवादा पर्वत मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका का जो देखते हैं। तो ऑप्शन ए में कनाडा, बी में मैक्सिको, सी में यूएसए, डी में कैरेबियन सागर के समीप। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वो आपको सी होगा, यानी सियरा नेवादा पर्वत जो है वह आपको यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर सी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए, पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है, यानी पृथ्वी का जो अपर वाली जो सरफेस है यानी सियाल, उसके अपेक्षा जो निचली परत है उसकी घनत्व क्या होता है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस के नीचे जाते हैं वैसे वैसे वहाँ जो होता है उसकी डेंसिटी में परिवर्तन होती है यानी वृद्धि होती है, इसलिए हम इसकी डेंसिटी क्या होगा, अधिक होगी, यानी ऊपरी परत के अपेक्षा निचली परत की डेंसिटी अधिक होगी। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सियाल मुख्य संगठक है, यानी सियाल किसकी संगठक है, सिलिका और मैग्नीशियम का, निकेल और आयरन का, सिलिका और एल्युमिनियम का, इनमें से कोई नहीं। तो सियाल जो है कि सिलिका और एल्युमिनियम का है,
संघटक, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। यानी भूपरपट्टी का निर्माण जो देखते हैं सियाल से हुआ है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम से, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के कोर को माना गया है, यानी ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार जो है पृथ्वी की कोर कैसी है। तो ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार ए में जो है तरल है, बी में गैसीय है, सी में ठोस है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की केंद्र जो है वह ठोस है, यानी सॉलिड रूप में है, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है। यानी कि जो देखते हैं कि भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम और घातक जो होता है कि बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक। तो ए में जो है कि एल तरंग, बी में जो है पी तरंग, सी में जो है एस तरंग, डी में जो है पीजी तरंग। तो देखिए सबसे कम गति वाला जो भूकंपीय तरंग होती है वह एल तरंग होती है, जो सबसे ज़्यादा घातक होती है। तो इसका सही आंसर जो होता है वह आपका ए होगा। चलिए अगला देखिए, मोहो असमर्थता अलग करती है, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वह किसको अलग करती है, क्रस्ट और मेंटल को, मेंटल और कोर को, क्रस्ट और कोर को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ए होगा। यानी क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी है। तो सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर हुआ है। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट जो है उसका निर्माण किन चट्टानों के मिलन से हुई है। तो ए में जो है बेसाल्टिक चट्टान, बी में अवसादी चट्टान, सी में ग्रेनाइटिक चट्टान, डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण जो है ग्रेनाइटिक चट्टान से हुआ है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगर इसी के जगह पे पूछा जाए कि महासागरीय क्रस्ट की निर्माण किन चट्टानों से हुई है, तो महासागरीय क्रस्ट की निर्माण जो है बेसाल्टिक चट्टान से होगी। जबकि क्वेश्चन है महाद्वीपीय क्रस्ट, तो महाद्वीपीय क्रस्ट जो है ग्रेनाइटिक चट्टान से है, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है। यानी दुर्बलता मंडल यानी स्टेनोस्फीयर जो है कि कहाँ स्थित है, मेंटल के निचले भाग में, क्रस्ट के ऊपरी भाग में, कोर के निचले भाग में, मेंटल के ऊपरी भाग में। तो देखिए दुर्बलता मंडल जो होता है, स्टेनोस्फीयर जो होता है वह मेंटल के ऊपरी भाग में, यानी इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला देखिए, कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। यानी कोर का जो निर्माण हुआ है उसके आंतरिक भाग का निर्माण किससे हुआ है। तो ऑप्शन ए में जो है निकेल तथा आयरन से, बी में जो है सिलिका तथा मैग्नीशियम से, सी में जो सिलिका तथा एल्युमिनियम से, डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोर का जो निर्माण हुआ है, यानी पृथ्वी की आंतरिक कोर जो देखते हैं वह सिलिका जो निकेल और आयरन से हुई है, तो इसका सही आंसर ए होगा। यानी निकेल और आयरन से जो है कि कोर का निर्माण हुआ है, तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। यानी पृथ्वी की ओरिजिन का सिद्धांत में किसके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैसीय और धूल कणों से हुई है। तो ए में देखिए जेम्स जीन्स, बी में देखिए कि एच अल्फा वेन, सी में जो है एफ होयल, डी में जो है ओ स्मिथ। तो ओ स्मिथ के द्वारा जो है कि गैसीय और धूलकण के द्वारा पृथ्वी की ओरिजिन बताई गई है, तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। यानी पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने के लिए जो विधि का प्रयोग की जाती है, कार्बन डेटिंग,
जर्मेनियम डेंटिंग, यूरेनियम डेंटिंग, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए पृथ्वी के आयु को निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेंटिंग जो है उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि फॉसिल्स की जो है काल ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग का प्रयोग की जाती है, यानी कार्बन 14 पद्धति, और यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु को निर्धारण करने में, यानी सेटन। तो इसका सही आंसर जो होगा पृथ्वी के आयु निर्धारण में यूरेनियम डेंटिंग का है, तो यानी कि इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला देखिए, महान हिमयुग का संबंध किससे है, यानी महान हिमयुग जो देखते हैं उसका संबंध किससे है। तो ए में प्लिस्टोसीन, बी में ओलिगोसीन, सी में होलोसीन, डी में इयोसीन। तो देखिए महान हिमकाल का संबंध जो है प्लिस्टोसीन से है, तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला देखिए, निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है, यानी लघु हिमकाल किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में 750 से 850 ईस्वी, बी में 950 से 1200, सी में 1650 से 1870 ईस्वी, डी में आज से 800 से 10,000 वर्ष पूर्व। तो देखिए कि लघु हिमकाल जो है कि आपको 1650 से 1870 ईस्वी, यानी कि इसका सही आंसर आपको सी होगा। अब देखिए डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। तो 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, सी में 40 करोड़ वर्ष पूर्व, डी में जो है 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो डायनासोर की जो वर्ष था वह आज से 18 करोड़ वर्ष पहले, यानी इसका सही आंसर बी होगा। देखिए महाद्वीप ये अलग कैसे हुआ, यानी जो देखते हैं कि सभी महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था, तो वो अलग कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ ज्वालामुखी के विस्फोट से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और विभ्रंशन से, उपयुक्त सभी। तो देखिए अभी तक का जो प्रमाण जो है सबसे वह विवर्तनिक क्रिया यानी प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से देखते हैं, तो यानी कि विवर्तनिक क्रिया के माध्यम से। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप यानी गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इनमें से वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा भूभाग सम्मिलित था गोंडवाना लैंड का में। देखिए गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा पार्ट सम्मिलित था जो भारत को देखते हैं कि प्राचीन जो सुपर जो गोंडवाना लैंड का देखते हैं उसी का हिस्सा भारत है। तो ऑप्शन ए में दक्षिणी अमेरिका, बी में अफ्रीका, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में ये सभी। तो यह सभी जो है कि आपको गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जैसे गोंडवाना लैंड में देखिएगा क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पार्ट, इधर जो देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका का पार्ट, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इस प्रकार जो देखते हैं बोर्नियो आइलैंड, यह सभी जो पार्ट है वह सभी जो है गोंडवाना का पार्ट है। तो यह सब देखें कि इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, यानी जिस समय पूरा पृथ्वी एक साथ जुड़ा हुआ था, तो उस विशाल भूखंड को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए में पेंथालासा, बी में पेंजिया, सी में लारेसिया, डी में गोंडवाना लैंड। तो देखिए जब पूरे स्थल एक साथ जुड़ी हुई थी तो उसको पेंजिया नाम से संबोधित किया जाता था, यानी स्थलीय क्षेत्र को जो था जिसको सुपर महादेश जो कहते हैं तो वह पेंजिया को कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। और पेंजिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडी था यानी जल से घिरा हुआ था, जो कह सकते हैं सुपर महासागर, जो पेंथालासा था। क्लियर। तो इसका सही आंसर जो है कि जो पूरे स्थल एक साथ जुड़ी हुई थी तो इसका पेंजिया से संबोधित करते हैं, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, यानी गोंडवाना लैंड का भाग कौन नहीं है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए गोंडवाना लैंड का भाग जो है उत्तरी अमेरिका नहीं है, इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का पार्ट है, तो इसका सही आंसर आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मीय साक्ष्य, यानी कि जो देखते हैं कि जीव जंतु जो देखते हैं कि मानव का जो है फॉसिल, यह प्रथम जो पाई गई है जीवाश्म का जो साक्ष्य वह कब।
तो 0.3 मिलियन वर्ष पूर्व का, 5 मिलियन वर्ष पूर्व का, 3 मिलियन वर्ष पूर्व का, 10 मिलियन वर्ष पूर्व का। तो देखिए इसका सही आंसर जो है 0.3 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी आज से 3 लाख वर्ष पहले का जो है पाई गई है। जो आदम जो देखते हैं कि जो आदि मानव होता था, तो यह 3 लाख वर्ष पहले। अब देखिए बलन क्रिया परिणाम है किसका, यानी बलन क्रिया जो परिणाम है महादेश जनक बल का। दूसरा है भूक्षेपीय यानी कोरियोलिस बल का। सी में जो है पर्वत निर्माणकारी बल का, बहिर्जात बल का। तो देखिए वलन क्रिया जो है कि वह महादेश जनक बल है, यानी इसका सही आंसर ए होगा। यानी कि बलन क्रिया, सॉरी देखिए बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो महादेशीय जनक बल का, भूक्षेपीय यानी कोरियोलिस बल का, सी जो है पर्वत निर्माणकारी बल का, और डी जो है बहिर्जात बल का। तो इसका सही आंसर जो होगा पर्वत निर्माणकारी बल होगा, यानी इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला देखिए, राजस्थान का मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल जो कहते हैं वह निम्नलिखित में इसका विस्तार कब हुआ था। यानी थार का जो मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार जो देखते हैं कब हुई है, तो एक जो है कि इयोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन या अभिनव जमाव, ओलिगोसीन। तो देखिए कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह प्लीस्टोसीन काल का है। प्लीस्टोसीन यानी कि बी, प्लीस्टोसीन काल से पहले वह क्षेत्र हरा भरा था। तो इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा, यानी थार का मरुस्थल का ओरिजिन जो है प्लीस्टोसीन काल में हुई है, तो यानी इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, यानी बलुआ पत्थर का निर्माण कैसे होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ के ऊपर बनती है। तो देखिए जलीय निक्षेप से जो होती है कि सैंड स्टोन का, यानी बलुआ पत्थर की ओरिजिन जो होती है जलीय निक्षेप से होती है, इसलिए पानी के नीचे जो है कि सैंड स्टोन की ओरिजिन होती है। यानी जो भी धरती के ऊपर जो सैंड स्टोन देखते हैं उसका ओरिजिन जो है प्रथम वह पानी के नीचे हुई थी। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगर देखिए अगला, आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी आग्नेय चट्टान में इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए संरंध्र होते हैं, वे क्रिस्टल व अक्रिस्टल दोनों ही होते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि सी होगा, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाई जाती है, तो कॉन्ग्लोमेरेट में, ग्रेनाइट में, सैल में, बालुआ पत्थर में। तो देखिए ग्रेनाइटिक चट्टान जो होती है वह ज्वालामुखी के ओरिजिन से होती है, और ज्वालामुखी के ओरिजिन से होने के कारण उसमें फॉसिल्स का अभाव होता है, नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ग्रेनाइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। यानी क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट। तो देखिए क्वार्टजाइट, संगमरमर और स्लेट तीनों जो है कि वह रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान जो है वह रूपांतरित चट्टान नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। चलिए देखिए, अब हमारा वीडियो अगर आप लोग इसको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ग्रुप में इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।